आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ व्यापम में आने वाले बायोलॉजी सेक्शन के क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रयोगशाला परिचारक में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है एफ सेंगर ने डीएनए अनुक्रमण विधि में डीएनए चेन की लंबाई बढ़ाने हेतु उपयोग किया था। तो डीएनए अनुक्रमण विधि में चेन बढ़ाने के लिए कौन सा पॉलीमरेज यूज किया जाता है? तो वो है डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं पे डीएनए लाइगेज क्या करता है? तो डीएनए लाइगेज जो होता है वो डीएनए के जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, जो टूटा रहता है या क्रैक रहता है, उसको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है डीएनए पॉलीमरेज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। इसमें हमें सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। इसमें पहला दिया है टैग पॉलीमरेज। तो टैग पॉलीमरेज क्या करता है? ये होता है थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज होता है, ये तापमान को सह लेता है। और दूसरा दिया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है? आरएनए से ये डीएनए बनाता है। और अगर हम ट्रांसक्रिप्टेज की बात करें तो वो क्या करता है? डीएनए से आरएनए बनाता है। तो इसका बी का जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा इसका आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। और वहीं सी का क्या होगा? अल्कलाइन फास्फेटेज। तो ये क्या करता है? फास्फेट समूह का निष्कासन करता है। डीएनए हेलिक्स में, डीएनए चेन में ये क्या करता है? फास्फेट समूह का निष्कासन करता है। तो इस तरह सी का आएगा आईवी। और लाइगेज क्या काम करता है? लाइगेज जो है वो डीएनए फास्फोडाइस्टर बंध में टूट को जोड़ने का काम करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 का होगा ऑप्शन नंबर 3, सी। ए का 3, बी का फर्स्ट, सी का 4th और डी का 2nd आएगा इसमें। अब हम क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। इसमें लिखा है कि कौन सा कारक जनसंख्या की आकार को निर्धारित करता है। इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, तीनों ही सही हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी जो जनसंख्या घनत्व होता है उसको 4 चीज इफेक्ट करता है। एक तो होता है इमिग्रेशन, आप्रवास, कहीं से जो किसी विशेष क्षेत्र में कोई भी जाति, पेड़ पौधा या ह्यूमन बीइंग का वो जो है इमिग्रेशन करेगा, आप्रवास करेगा। फिर दूसरा होता है इमिग्रेट, किसी निश्चित क्षेत्र से कोई भी जाति समूह का, पादप जाति समूह या किसी भी जाति समूह का बाहर चले जाना इमिग्रेशन कहलाता है। और फिर ये है नेटेलिटी, जन्म दर। अगर जन्म दर होगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। और वहीं पे होता है मृत्यु दर, निगेटिव। ये जो है, ये प्लस माइनस का साइन इसलिए लगाई हूँ क्योंकि जन्म दर से बढ़ेगा, मोर्टेलिटी से घटेगा, आप्रवास आएगा तो फिर से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा। और इमिग्रेशन होगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगा, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगाई हूँ। और ये चारों चीज़ें प्रभावित करती है पॉपुलेशन डेंसिटी को। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ तो दिया था, इसलिए उपर्युक्त सभी इसका आंसर जाएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 81 में क्या है? अंतः क्रिया जिसमें एक प्रजाति के जीव को नुकसान पहुंचता है तथा दूसरी प्रजाति के जीव बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, एमेंसिलिज्म। क्योंकि प्रतियोगिता होता है तो उसमें क्या होता है? दोनों जीव को नुकसान होगा, कंपटीशन होगा, तो जो भी जीव रहेगा दोनों को नुकसान होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस माइनस है। फिर परजीविता में क्या होता है? जो पैरासाइट रहता है उसको तो लाभ होगा तो उसका पॉजिटिव साइन आएगा, और जिसके ऊपर पैरासाइट रहता है उसको हानि होगा, इसलिए निगेटिव आएगा। तो प्लस माइनस का है। एमेंसिलिज्म में क्या होगा? यहाँ पे माइनस होगा, एक जाति को नुकसान होगा, दूसरा न्यूट्रल रहेगा, उसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए माइनस प्लस आएगा। और सहोपकारिता में दोनों ही प्लस प्लस में आएगा क्योंकि दोनों जातियों को लाभ मिलता है। पर क्वेश्चन में क्या दिया था कि हमें एक जाति में नुकसान होगा और दूसरे जाति को कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमेंसिलिज्म। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 82 का क्वेश्चन। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला दिया है आपका क्लोस्ट्रीडियम पोस्चुरियनम। तो ये क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ए का 2 आएगा। ये होता है अवायवी गैर सजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया। अवायवी है, एनारोबिक है, और गैर सजीवी है, किसी के साथ में नहीं रहता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। फिर बी का आएगा 3rd, जो भी राइजोबियम जैपोनिकम दिया है वो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम प्रजाति वाले,
वो चना ग्रंथि नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, सोयाबीन के समूह में पाए जाते हैं। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, इसका सॉरी बी का थर्ड आएगा। और जाएगा सी का एजोटोबैक्टर का क्या होगा, सी का आईवी आएगा। ये होता है एरोबिक वायवी गैर सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला। तो ये भी किसी के साथ में नहीं रहता है और ये एरोबिक है। जो क्लॉस्ट्रीडियम है वो एनारोबिक है, अवायवी है, और जो एजोटोबैक्टर है वो वायवी है, एरोबिक है। और ये जो राइजोबियम मेलिलोटी है वो होगा अल्फा समूह का। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। इसमें ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट आएगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं छत्तीसगढ़ व्यापम में बायोलॉजी सेक्शन में। जैसे हाल ही में अभी एफएसएल का एग्जाम हुआ था प्रयोगशाला परिचारक टेक्नीशियन का, तो उसमें से भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। और मैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को एक साथ मर्ज करके इसमें क्वेश्चन को इन्वॉल्व कर दी हूँ ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। ये बहुत ही ईजी है और बहुत बार पूछा जाता है ऐसे जो होता है क्वेश्चन इकोलॉजी के सेक्शन में। तो ये है, इसमें रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र में सही अनुक्रम में लगाना है हमको। तो खाद्य श्रृंखला दिया है, तो रेगिस्तान में उत्पादक कौन होता है, कैक्टस होगा। तो इसका आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर कैक्टस को कौन खाएगा, तो तितली। तो फिर डी आएगा, इसमें डी के बाद आएगा सी छिपकली। उसके बाद बी आएगा, छिपकली को कौन खाएगा, सांप खाएगा। फिर बी के बाद बाज आएगा, तो ई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। इसमें क्या दिया है, इसमें घने जंगलों में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका स्ट्रेटिफिकेशन, स्तर विन्यास। जैसे एक स्तर पे रहता है ना, सबसे पहले बड़े बड़े पौधे रहते हैं, फिर उसके बाद छोटे, फिर उससे और छोटे साग झाड़ी ऐसा। तो सबसे पहले बड़ा पौधा होगा, बड़ा बड़ा पेड़ वृक्ष होगा, उसके बाद में उससे छोटा वृक्ष होगा, फिर झाड़ी, फिर झाड़ी के बाद साग, ऐसा। तो ये एक स्तर पे बटा होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। तो 86 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं 87 क्या है, 87 है सम पारिस्थितिकी का अध्ययन कहलाता है। तो सम पारिस्थितिकी का अध्ययन, देखिए व्यक्तिगत अध्ययन तो होगा नहीं, इंडिविजुअल स्टडी तो होगा नहीं, तो इसको आप क्रॉस कर सकते हैं। फिर पर्यावरण का अध्ययन है, पर्यावरण का अध्ययन हो सकता है पर यह भी नहीं है उसका आंसर। इसका आंसर जाएगा प्लांट कम्युनिटी, पादप समुदाय। तो आप ऐसे आप एलिमिनेट करके भी इसका आंसर ला सकते थे। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पादप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया है किसने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द को सही परिभाषित किया था। देखिए इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्नेस्ट हिकल। हिकल ने टर्म दिया था इकोलॉजी का, इकोलॉजी पारिस्थितिकी का। फिर हम देख लेते हैं बाकी साइंटिस्ट ने क्या दिया है। तो लास्ट जो ऑप्शन है डी, ओडम का, उसको कहते हैं फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी। देखिए इसमें इकोसिस्टम इकोलॉजी है, सिर्फ इकोलॉजी नहीं है। अगर आपको पूछेगा इकोसिस्टम इकोलॉजी का तो आप ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे, पर यहाँ पे इकोलॉजी पूछा था इसलिए यहाँ पे आंसर जाएगा हिकल। और वहीं पे जो एजी टांसले है, जो ऑप्शन नंबर बी है, उन्होंने दिया था इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम और इकोलॉजी अलग अलग होता है। इकोसिस्टम मीन्स होता है पारिस्थितिकी तंत्र, तो टांसले ने दिया है इकोसिस्टम का टर्म, हिकल ने दिया है इकोलॉजी का टर्म, और ओडम है फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। ये हॉस्टल वार्डन के पेपर में आया था हाल ही में, आप 2-3 दिन पहले दिला के आए हैं। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लोरोप्लास्ट। अब कई लोगों ने इसमें पत्ता भी मारा होगा, पत्ता भी हो सकता था अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता। और ऐसे क्वेश्चन को आप देख के लगाइएगा, क्योंकि अगर ऑप्शन में क्लोरोफिल होता तो पत्ता क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, आंसर चला जाता क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बाद ग्रैना क्वांटासोम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे फिलहाल सटीक आंसर है इसका क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्तनधारी के पश्चपात पैर की अस्थियों को अग्र से पश्च भाग की ओर जमाना है। अस्थियों के नाम नीचे दिए गए हैं। तो इसमें आएगा आपका आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए। सबसे पहले क्या आता है, थाई जांग की हड्डी आती है, फीमर।
फीमर के बाद आएगा ई, टिबिया और फिबुला आता है। फिर सी आएगा फिबुलेर एंड टिबियल। उसके बाद ए आएगा, जो आपके पैर की जो हड्डी है उसको बोलते हैं टार्सल, और पैर के पंजे की जो उंगली की हड्डी उसको बोलते हैं मेटाटार्सल। तो लास्ट में डी है। डी वाला ऑप्शन जिसमें लास्ट में आ रहा है वो एक ही है। अगर चाहते तो आप सिर्फ इसी को देख के लगा सकते थे, क्योंकि मेटाटार्सल को पैर की उंगली की हड्डी बोलते हैं। तो फिर एक ही ऑप्शन है जिसमें डी लास्ट में दिया हुआ है, आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसमें असर्सन में दिया है अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी का फिनोटिपिक अनुपात 1:1 होता है, तो ये बिल्कुल सही है। 1:2:1 ही होता है। फिर कारण दिया हुआ इसमें अपूर्ण प्रभाविता के विषम युग्मजी अवस्था में दोनों ही एलील की अभिव्यक्ति होती है, ये गलत है। अगर दोनों ही एलील की अभिव्यक्ति होती विषम युग्मजी दशा में तो वो तो सहप्रभाविता हो जाता। अपूर्ण प्रभाविता में ऐसा नहीं होता है। अपूर्ण प्रभाविता वो है जिसमें जो प्रभावी जिन रहता है वो अप्रभावी जिन को पूरी तरीके से दबा नहीं पाता। तो इस तरह से आपका पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, यूकेरियोट्स के आनुवांशिक पदार्थ को उनके बढ़ते हुए आकार क्रम में समझाइए, जमाइए। तो ये जो है ना डीएनए की आनुवांशिकी वाली यूनिट से है। इसमें देखते हैं, इसका है आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो सबसे पहले आएगा, बढ़ते क्रम में बोले है ना, तो हमें सबसे छोटे वाले को सबसे पहले ले लेना है। तो इसमें आएगा डीएनए हेलिक्स। तो डीएनए हेलिक्स होता है वो होगा। उसके बाद आएगा न्यूक्लियोसोम आएगा। न्यूक्लियोसोम डीएनए हेलिक्स मिल करके न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। फिर बी आएगा, बी सोलेनॉइड, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिल करके सोलेनॉइड बनाते हैं। फिर आएगा इसका सी आएगा, सी बहुत सारे सोलेनाइड्स आपस में मिल करके क्रोमेटिड बनाते हैं, और बहुत सारे क्रोमेटिड मिल करके लास्ट में बनाते हैं क्रोमोसोम। तो इस तरह से आपका आंसर जाएगा DEBCA, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप बायोलॉजी को डीप नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर भी आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं इसको। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, नीचे दिए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुने। कथन है आपका C3 पौधे C4 की तुलना में प्रकाश संश्लेषक रूप में कम कुशल होते हैं, ये बिल्कुल सही है। जो C3 होते हैं वो कम कुशल होते हैं, C4 ज़्यादा कुशल होते हैं, आसानी से करते हैं प्रकाश संश्लेषण। और इसका कारण दिया हुआ है, C4 पौधे में एक तंत्र होता है जो एंजाइम स्थल पर CO2 की सांद्रता को बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण में कुशलता और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, तो ये दोनों एक दूसरे का सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं, रिलेटेड नहीं है, अलग अलग है। वो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो दूसरा कुछ बोल रहा है, दूसरा, लेकिन दोनों ही कथन सही है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 है, WBC की सबसे सक्रिय फैगोसाइटिक कोशिकाएं कौन सी है? फैगोसाइटिक कोशिका मीन्स भक्षी कोशिका, जो दूसरी कोशिकाओं का, ये जो मृत कोशिकाओं का भक्षण करे। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स होती हैं फैगोसाइटिक कोशिका। तो लिम्फोसाइट तो होता नहीं है फैगोसाइटिक, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो जाएगा। फिर इयोसिनोफिल भी नहीं होता, सेकंड भी गलत हो जाएगा। इयोसिनोफिल लिम्फोसाइट ऑप्शन नंबर डी का ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। वही क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, ये मेंडल के आनुवांशिकी रिलेशन से है। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के विरोधाभासी गुणों को लिया, तो कितना लिया था वो? 7 जोड़ी में पर्यायी लक्षण लिया था ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा कथन स्तनधारियों के मिट्रल वॉल के कार्य और स्थिति का सही वर्णन करता है? अभी हम क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये परिसंचरण तंत्र से है। फर्स्ट है इसका, बायां आलिंद और बायां वेंट्रिकल की रक्षा करते हैं। देखिए मिट्रल वॉल जो रहता है वो होता है लेफ्ट साइड में, तो ये बायां आलिंद और बायां वेंट्रिकल की ही रक्षा करेगा, तो ये सही है। दूसरा है स्टमक और आंत की रक्षा करता है, तो मिट्रल वॉल का स्टमक आंत से कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा सेकंड। थर्ड है दायां आलिंद और दायां वेंट्रिकल, तो चूंकि ये लेफ्ट में है तो दायां का कुछ करेगा नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। फिर फोर्थ है पल्मोनरी वेन और बायां ऑरिकल की रक्षा करता है, ये सटीक नहीं है, ये भी गलत होगा। फिफ्थ है मिट्रल वॉल को बाइकस्पिड वॉल्व के रूप में भी जाना जाता है, ये सही है। मिट्रल वॉल को ही बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, तो इसमें पहला और पांचवा सही हो गया है।
ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, फर्स्ट और फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्तंभ फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। इसमें दिया है न्यूट्रोफिल। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रोफिल का है 2। सेकंड आएगा इसका संक्रमण से बचाना। फिर है बी का फोर्थ है इसका है इन्फ्लेमेशन, सूजन पर प्रतिक्रिया। जो भी सूजन जलन होता है ना, इओसिनोफिल उससे रिलेटेड रहते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी का फोर्थ जाएगा। फिर प्लेटलेट्स, इसको तो आप जानते हैं, रक्त का थक्का जमाना, तो सी का फर्स्ट आएगा। इरिथ्रोसाइट क्या करता है, ऑक्सीजन का, आरबीसी इरिथ्रोसाइट ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो इसको डी का थर्ड आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसको भी आप एलिमिनेट करके बना सकते थे। वैसे भी इसमें चारों ऑप्शन अलग अलग दिया हुआ है, आप एक को भी सही मिलाते तो क्वेश्चन सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस वर्णक में कॉपर 2+ पाया जाता है? तो कॉपर 2+ होता है प्लास्टोसाइनिन में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। इसको देख के लगेगा कि साइटोक्रोम भी हो सकता है, पर साइटोक्रोम फेरेरोडॉक्सिन नहीं होगा, इसमें एफी रहता है, आयरन होता है। कॉपर 2+ जो है वो प्लास्टोसाइनिन में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पौधे में बहुकोशिकी के विकास के निम्नलिखित चरणों को सबसे सरल से सबसे जटिल सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये थोड़ा इजी है, इसको देखते हैं कैसे होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। पहले आएगा बी में दिया है व्यक्तिगत कोशिकाओं का एकत्रीकरण, जो अलग अलग कोशिकाएं हैं वो एकत्रीकृत होंगी। उसके बाद ए आएगा, सारी कोशिकाएं जो है वो मिल करके कॉलोनी बनाएंगी। फिर डी आएगा, डी में क्या है, सरल कोशिकीय संरचनाओं का विकास, बहुत सारी कोशिका छोटे छोटे समूह में मिलके छोटी छोटी संरचना बनाएंगी। उसके बाद आएगा सी है कोशिकाओं का विशिष्ट ऊतकों में विभेदन, क्योंकि सारी कोशिकाएं, जो कोशिकाओं का जो समूह है जिसको ऊतक बोलेंगे, वो जो है अपने अपने कार्य को पहचान जाएंगी, इसीलिए उसको विभेदित होना बोल रहे हैं। फिर ऑप्शन नंबर डी है जटिल अंगों का विकास। तो इस तरह से आपका बी, ए, डी, सी, ई, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें है जड़ों के नोड्यूल में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो इसका आंसर है फर्स्ट है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो इसमें हम देख लेते हैं नाइट्रोजिनेज क्या काम करते हैं। दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, लैग हीमोग्लोबिन दिया है। लैग हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेड पिंक कलर का पिगमेंट है, वर्णक होता है। लाइगेज और एमाइलेज दिया है, ये तो प्लांट का कुछ है नहीं। लाइगेज और एमाइलेज जो है वो ह्यूमन बीइंग में होता है, जैसे लार एमाइलेज, डीएनए लाइगेज, ये। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है, नाइट्रोजिनेज। अब नाइट्रोजिनेज के बारे में थोड़ा 2-4 चीज और जान लेते हैं। ये क्या काम करता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता प्रदान करता है। ये ऑक्सीजन के प्रति संवेदनशील होता है। संवेदनशील होने का मतलब है जहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा वहाँ पे नाइट्रोजिनेज काम नहीं करेगा। अगर नाइट्रोजिनेज को स्थिरीकरण का काम करना है तो वहाँ पे अवायवीय दशा होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि मोलिब्डेनम तत्व एक्टिवेट करता है इसको, नाइट्रोजिनेज को। और ये किससे मिलकर के बना होता है, तो ये बना होता है मोलिब्डेनम और आयरन प्रोटीन से मिलकर के बनता है, अवायवीय दशा में सक्रिय होता है। वहीं पे लैग हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, तो लैग हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन का अपमार्जक। ये ऑक्सीजन को हटाने का काम करता है। जब ये हटाएगा तभी नाइट्रोजिनेज अपना काम कर पाएगा। तो ये भी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, अरिसमिति किस पुष्प में पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री को आप एक्टिनोमार्फिक भी बोलते हैं। एक्टिनोमार्फिक होता है वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टल जो है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी में ब्रासिका इसका आंसर है। और बाकी भी देख लेते हैं। बाकी जो कैसिया है और पाइसम है ना, उसको बोलते हैं वो जाइगोमार्फिक है, एक व्यास समिति। ऐसा होता है ना, किल, कैरिना, विंग्स, एली वाला जाइगोमार्फिक। तो ये कटेगा, बट ये निश्चित किसी एक पार्टिकुलर एंगल से कटेगा। लेकिन जो अरिसमिति वाला है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्वली कट जाता है। इसका आंसर है ब्रासिका। और इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे। कैसिया पाइसम जो होता है जाइगोमार्फिक होता है, एक व्यास समिति। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा कथन विभिन्न प्रकार के पुष्प क्रमों की सही वर्णन करता है? लागू होने वाले सभी का चयन करें। फर्स्ट है इसका, रेसिम एक प्रकार का पुष्प क्रम है जहां फूल एक सरल लंबी अशाखित धुरी पर लगते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है। यहाँ पे एक मुख्य अशाखित अक्ष है
और नीचे में लगे हुए हैं बड़े बड़े और पुराने पुष्प, ऊपर में लगे हैं छोटी कलियां, छोटे पुष्प और नए पुष्प लगे होते हैं ऊपर के साइड में, नीचे में बड़े पुराने लगे होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही है। इसका एग्जाम्पल भी है फैबिएसी कुल का जो पौधा रहता है ना, प्लांट, वो आता है, मूली सरसों भी आता है। सेकेंड ऑप्शन आपका दिया है अम्बेल एक प्रकार का पुष्प क्रम है जहाँ सभी फूलों के डंठल एक सामान्य बिंदु से निकलते हैं और समान लंबाई के होते हैं। ये ऑप्शन भी आपका सही है। अम्बेल अम्ब्रेला आप ले सकते हैं, वैसे ही दिखता है वो, एक ही बिंदु से सारा पुष्प लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपका सही है। जो पेनिकल और स्पाइक है ये आप देख लीजिएगा ये क्या होता है। देखिए ऑप्शन को आप दो दो के पेयर में दिया है, आपका पहला और दूसरा तो पहले से ही सही हो गया है, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे हरे अंगों में परिवर्तित तने को क्या कहते हैं? इसका आंसर है सी, फाइलोक्लेट्स कहते हैं। तने पत्तियों की तरह संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होता है इसमें कि तने में ना क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल विकसित हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, इसको बोलते हैं फाइलोक्लेट्स। और यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि फिलोट्स क्या होता है। फिलोट्स ऑस्ट्रेलियन बबूल में पर्णवृंत पेट्योल भोज्य पदार्थ संचित करता है। तो जो इस टाइप के पौधे होते हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलियन बबूल, इसमें पर्णवृंत ही भोजन का संचय करता है, तो इसको बोलते हैं फिलोट्स टाइप। और ये जो ऑप्शन यहाँ पे जो दिया है तने को क्या कहते हैं, तो तने को बोलते हैं फाइलोक्लेट्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस तत्व की कमी से पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है? तो इसका आंसर है फास्फोरस। सोडियम और पोटेशियम का कोई रोल नहीं रहता इसमें पत्तियों के गहरे कलर में। वैसे एनपीके जो है ना वो मिल के क्या बनाते हैं एक साथ, इसको बोलते हैं क्रांतिक तत्व। पर यहाँ पे जो फास्फोरस है वो काम करता है पत्तियों के रंग को गहरा हरा करने के लिए। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ऐसे क्वेश्चन ऐसा लगता है जैसे बनेगा नहीं, पर सब्र रखिए बन जाएगा। क्वेश्चन आजकल कूट में ही ऐसे पूछे जा रहे हैं, बट आपको आता है, आप जो पढ़ के गए हैं उसी से आ रहे हैं। देखते हैं सर्सन क्या है। बेंथम और हुकर की पौधों की वर्गीकरण प्रणाली अभी भी दुनिया भर के हर्बेरियम और वनस्पति उद्यानों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। बिल्कुल सही है, की जाती है। कारण है इसका, बेंथम और हुकर का वर्गीकरण वास्तविक नमूनों के विस्तृत अध्ययन पर आधारित है और पहचान के लिए व्यवहारिक कुंजी प्रदान करता है। ये भी सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका आ जाएगा पहला, इसका सही होगा, दोनों ही सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं बेंथम और हुकर कौन है। तो इन्होंने दिया था प्राकृतिक पद्धति का वर्गीकरण दिया है। देखिए वैज्ञानिक जो पद्धति होती है ना वर्गीकरण की, वो दो टाइप्स की होती है, प्राकृतिक होती है, कृत्रिम होती है। तो इन्होंने दिया है प्राकृतिक पद्धति का वर्गीकरण। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आधार होता है वो पुष्प होता है, भ्रूण होता है और बीज होता है, ठीक है। और होता है दूसरा कृत्रिम पद्धति का होता है, और कृत्रिम पद्धति को दिया था लीनियस ने। ये तो बहुत फेमस व्यक्ति है। इन्होंने दिया है द्विजगत वर्गीकरण और इनका आधार था कृत्रिम पद्धति। कृत्रिम पद्धति में क्या आधार होता है? पुंकेसर की संख्या, स्टेमेन की संख्या, उसकी लंबाई, ससंजन और आसंजन। तो ये कृत्रिम पद्धति इसी पे डिपेंड होता है, पुंकेसर पे, स्टेमेन पे। क्वेश्चन नंबर 42 है, रिब्स आर अटैच्ड टू। तो ये आएगा आंसर इसमें स्टर्नम उरोस्थी से अटैच रहता है। इलियम इसियम प्यूबिस ये वाला तो होगा नहीं, ये क्रॉस कर सकते हैं। क्लैविकल भी नहीं है। स्कैपुला तो कंधे की हड्डी है, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर 44 क्वेश्चन है, मानव शरीर में जन्म के समय कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो आंसर है इसका बी, 270 पाई जाती है, क्योंकि जन्म के समय ना हड्डी जुड़ी नहीं होती तो वो कम होती है संख्या में। ये सभी ऐसे क्वेश्चन थे जो छत्तीसगढ़ व्यापम में हाल ही में पूछे गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप ऐसे तैयारी कीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि परिचारक में किस टाइप का आ रहा है। और देखिए अभी जो है जितने भी क्वेश्चन हैं वो वन वर्ड में नहीं आ रहे हैं, आप ऐसे पढ़ के एक बार में लगा लिए, ऐसा नहीं। सारे क्वेश्चन कूट में आ रहे हैं, थोड़े लेंदी आ रहे हैं। आप जो पढ़ के जा रहे हो वही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जा रहा है, तो आप उसको सोच समझ के लगाइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।